मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। आज मैं लेकर आई हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11th फिजिक्स का क्वेश्चंस वाला वीडियो, जिसके अंदर हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड, कॉमेट के, नीट वगैरह वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उन्हें करेंगे सॉल्व। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपका इस पूरे लेसन का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर। तो इसीलिए जिन बच्चों ने मेरा थ्योरी वाला वन शॉट वीडियो नहीं देखा है, वो फटाफट से जाकर के उस वीडियो को अभी देख लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन सिंपली गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11th लर्नो हब। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था नीट 2015 में, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। तो कभी भी अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये सोचो कि सरफेस टेंशन, मैं यहां पर शॉर्ट में एसटी लिख रही हूं। सरफेस टेंशन होता क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हमें सरफेस टेंशन के डेफिनेशन से ही पता है, राइट। अब देखो, यहां पर ना तो मुझे फोर्स दिया हुआ है ना ही लेंथ, तो मुझे इसे एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इधर साइड में करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सोचें तो हमने क्या पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो लेंथ के टर्म्स में ही होगा, तो उसको हम एल लिख सकते हैं। अब वर्क डन और एनर्जी के सेम यूनिट्स होते हैं, तो इसे हम एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ भी लिख सकते हैं। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन इज ऑल अबाउट द यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, इसे ना हम फोर्स की जगह इसे हम लिख देते हैं E अपॉन L, और नीचे एक और L ऑलरेडी था, तो ये E बाई एल स्क्वायर। बट मुझे L नहीं चाहिए, L के बदले में क्या चाहिए? वेलोसिटी और टाइम। अब यूं सोचो कि वेलोसिटी, टाइम और लेंथ, इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको हम L कह सकते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यानी कि L के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय v स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसे हम डायमेंशनल के फॉर्मूला के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? E v टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत कुछ हाईफाई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल यही फोकस करना है कि जो क्वांटिटी है उसे हम किस तरीके से, जो गिवन क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में लिख सके। और लिखते हुए ध्यान देना है कि हमारा सारा फोकस होना चाहिए यूनिट्स पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इनके डायमेंशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, the formula used for the time period of a periodic motion is t is equal to 2 pi root over 7r minus r by 5g. The values of r, capital R and small r are measured to be 60 plus minus 1 mm and 10 plus minus 1 mm. In 5 successive measurements, the time period is found to be 0.52, 0.56, 0.57, 54 and 59 seconds. The least count of the watch used for the measurement is 0.01 seconds. Which of the following statement is or true? ठीक है, error in the measurement of R यानी कि delta R is 10%,
एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी, यानी कि डेल्टा टी की बात करें। अब देखो ये कौन से एरर की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एरर, राइट। देखो सारे एरर्स जो हैं वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो बेसिकली पहले हमने आर का परसेंटेज एरर निकाला, फिर हमने टी का, ये जी का। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन टी एंड परसेंटेज एरर इन जी। ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। अब परसेंटेज एरर होता क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज एरर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और रिलेटिव एरर क्या होता है, जैसे कोई भी मेरे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है, लेट्स से एक्स, तो इस एक्स क्वांटिटी का अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड बाई एक्स मीन, ठीक है, इंटू 100, ऐसे ही निकलता है, राइट। बिकॉज व्हाट इज दिस, डेल्टा एक्स मीन बाई एक्स मीन, दैट इज रिलेटिव एरर। और डेल्टा एक्स मीन क्या है, मीन वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। तो बेसिकली मुझे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो मुझे ना टाइम पीरियड की ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज दी हुई हैं। सो ये जो वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली T1, T2, T3, T4, T5, ये वैल्यूज मुझे दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं टी मीन निकालूंगी। तो इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5। सो डिवाइडेड बाई 5। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.56 सेकेंड, ठीक है। तो टी मीन हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, टी के एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर्स तो इंडिविजुअल वैल्यूज में होते हैं, तो हम डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 ऐसे करके जो पांचों जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके, उन पांचों जो वैल्यूज हैं उनके एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर्स हम कैसे निकालते हैं, सबकी वैल्यू को हम मीन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मीन की वैल्यू क्या है 0.56, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे T1 की वैल्यू जो कि है 0.52 और इसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो आंसर आएगा 0.04 सेकेंड। ठीक इसी तरीके से बाकी सारे आप खुद से निकाल सकोगे। T2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0.56 माइनस T2 की वैल्यू 0.56 ही है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम ये सारे वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार हमने ये सारे निकाल लिए तो अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी की मीन वैल्यू, यानी कि इन सारे वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा T3 आएगा 0.01 सेकेंड, ये आएगा 0.02 सेकेंड, ये आएगा 0.03 सेकेंड। तो इनकी मीन वैल्यू क्या आ जाएगी 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि ये प्लस 0 लिखने की क्या जरूरत है, वो तो ऐड होगा नहीं, दैट इज फाइन। बट कई बार क्या होता है ना, अगर इसे लिखना भूल जाते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो और मेरा आंसर गलत आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5, भले ही एक की वैल्यू 0 है बट स्टिल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 है तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी मीन की वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है हम डेल्टा टी का जो परसेंटेज एरर है उसे निकाल सकते हैं हम। सो परसेंटेज एरर इन टी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन इंटू 100। तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 0.56 इंटू 100। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.57%। तो यानी कि टी में जो एरर है दैट इज 3.57%। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बी एक करेक्ट ऑप्शन है, बट अब इस क्वेश्चन में एक लफड़ा और है कि इसमें एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, तो टी का तो चलो समझ आ गया, यानी कि अब ऑप्शन सी तो मेरा करेक्ट होगा नहीं। अब ए और डी बचा तो उसके लिए मुझे आर का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा और जी का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो अब हम आर के केस में परसेंटेज एरर निकालते हैं। सो बेसिकली परसेंटेज एरर इन आर ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा आर बाई आर इंटू 100।
अब यहाँ पर ना डेल्टा आर निकालने का झमेला नहीं है, क्योंकि डेल्टा आर सीधा सीधा दिया हुआ है विच इज 1 mm, और आर की वैल्यू भी दी हुई है विच इज 10 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ए, तो ए भी एक करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं जी की। अब जी के केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि जी इज इक्वल टू 28 पाई स्क्वायर आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 5t स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के कुछ रूल्स लगाएंगे। तो डेल्टा जी बाई जी जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कॉन्स्टेंट्स को अभी फोकस मत करो। सो 28 पाई स्क्वायर बाई 5 को अभी के लिए इतना फोकस मत करो। तो क्या देखोगे कि ये r माइनस आर एक क्वांटिटी है और एक t स्क्वायर क्वांटिटी है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा था, जब हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उनका जो रिलेटिव एरर का सम होता है दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट, यानी कि डेल्टा जी बाई जी विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ ये r माइनस आर, करेक्ट। तो यानी कि डेल्टा r, अब डेल्टा ऑफ r माइनस आर क्या हो जाएगा, तो इट विल बी समवट लाइक डेल्टा ऑफ r माइनस आर, बट जब डेल्टा r और डेल्टा स्मॉल r ये भी दो क्वांटिटीज है जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनका एब्सोल्यूट एरर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा डेल्टा कैपिटल R प्लस डेल्टा स्मॉल r डिवाइडेड बाय r माइनस आर, क्योंकि हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, राइट, प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ t स्क्वायर, यानी कि 2 डेल्टा t बाई टी। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये स्टेप नहीं समझ आया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रूल लगाया है। तो अब हम तीसरे पार्ट को करते हैं। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। अब जी का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज जी इज इक्वल टू 28 पाई स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 5t स्क्वायर। ठीक है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के रूल्स। याद है, ये मैंने बताया था थ्योरी वाले वीडियो पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो है ये हम कैसे करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। उसके लिए हम रूल नंबर 1, 2, 3 ऐसे बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो रूल्स का यूज करेंगे। एक रूल ये बताता था कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, तो वैसे केस में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। इसी तरह अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता। ठीक है, एक और रूल हमने पढ़ा था जो ये कहता है कि अगर z इज इक्वल टू x इंटू वाई है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जो रिलेटिव एरर है यानी कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में रिलेटिव एरर का सम हो जाता है। ठीक है, और एक तीसरा रूल हमने ये भी पढ़ा था कि अगर z इज इक्वल टू x टू द पावर p है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा z बाई z है दैट इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा x बाई x। ठीक है, तो सिंपल हम इन 3 रूल्स का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो कांस्टेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर एरर पे है। तो डेल्टा जी बाई जी क्या हो जाएगा, अब अगर कांस्टेंट को अगर इग्नोर मारो तो क्या है, ये r माइनस आर और t स्क्वायर इन दोनों का डिवीजन है। तो यानी कि ये रूल नंबर 2 लगा सकते हैं हम, जो कहता है कि डेल्टा z बाई z यानी कि डेल्टा g बाई g विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाई x, यानी कि डेल्टा x यहाँ पे क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, प्लस डेल्टा y बाई y क्या है, t स्क्वायर, सो डेल्टा ऑफ t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर डेल्टा r माइनस आर, ठीक है, ये r माइनस आर किस फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई वाले फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये रूल नंबर 1 लगाओ। तो r माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कैपिटल R माइनस डेल्टा स्मॉल r। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा कैपिटल R प्लस डेल्टा स्मॉल r, और नीचे एज इट इज रहेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब इधर क्या होगा, डेल्टा ऑफ t स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं,
अब इसे ध्यान दो, यहां पे लगाओ रूल नंबर 3, टी स्क्वायर है यानी कि x टू द पावर p वाला फॉर्म है, राइट। तो यहां पर देखो डेल्टा ऑफ टी स्क्वायर यानी कि डेल्टा ऑफ ये जो x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मुझे ये डेल्टा z को अगर लिखना होगा, सो डेल्टा z विल बी इक्वल टू p इंटू डेल्टा x बाई x इंटू z, यही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ p की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, p की वैल्यू है 2, फिर ये हो जाएगा x क्या है यहाँ पे t है, तो ये हो जाएगा डेल्टा t बाई t, ठीक है, इंटू z, z यहाँ पर क्या है, z है यहाँ पर टी स्क्वायर, करेक्ट, पूरा का पूरा जो टी स्क्वायर है दैट इज माई z, तो इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डेल्टा टी स्क्वायर के बदले में, मतलब ये जो डेल्टा टी स्क्वायर वाला वैल्यू है इसके बदले में मैंने ये पूरा लिख दिया, एंड दिस वाज डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एनीवेज, तो ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा माइन्यूट स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये सारे स्टेप स्किप करके वहां पे लिखा हुआ होगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एकदम एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं। तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा डेल्टा आर प्लस डेल्टा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में काफी चीजें दी हुई है, जैसे कि डेल्टा कैपिटल आर 1 है, डेल्टा स्मॉल आर भी 1 है, कैपिटल आर 60 है, स्मॉल आर 10 है, तो ये सारी वैल्यूज डाल दो, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.02 और कैपिटल टी की वैल्यू क्या है 0.56, ठीक है। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11.14%, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ना ये जो मैंने रूल्स लगाकर इसे सॉल्व किया, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये 3 रूल्स लगा के आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में भी एरर्स निकाल सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एज इट इज, मतलब जैसे दिए हुए हैं एग्जैक्टली बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर और इसे खुद से सॉल्व करो, खुद से बिल्कुल एक एक टर्म को खुद से इन तीनों रूल्स के हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। सो चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कॉमेट के 2011 में, द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, वेर p इज द प्रेशर, x इज द डिस्टेंस एंड t इज टाइम r, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि p का जो डायमेंशन होगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई बी एक्स एंड डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर बाई बी एक्स, राइट। मतलब p का जो डायमेंशन होगा a बाई बी एक्स का भी वही डायमेंशन होगा और t स्क्वायर बाई बी एक्स का भी वही डायमेंशन होगा, करेक्ट। ये एक चीज, ये एक इंफॉर्मेशन हमें मिला इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें ये मिला कि डायमेंशन ऑफ a, अब चूंकि a बाई बी एक्स है, इसका मतलब है a बाई बी एक्स है माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स है, इसका ये भी मतलब है कि a का डायमेंशन और t स्क्वायर का डायमेंशन भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये पहला टर्म का p के बराबर है, दूसरा टर्म का भी p के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी डायमेंशन बराबर है ना आपस में। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसा है तो a का डायमेंशन कितना हुआ, t क्या है, t इज टाइम, सो t का डायमेंशन इज कैपिटल T, सो दिस इज t स्क्वायर। तो a का डायमेंशन हो गया t स्क्वायर, तो a का तो चलो हमने डायमेंशन निकाल ही लिया। अब b की बारी है, b का हम कैसे निकालेंगे। अब देखो b के डायमेंशन निकालने के लिए हम इस पहले वाले रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि p का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज p, p इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया,
ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का ये होता है और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया का क्या होगा डायमेंशन, एल स्क्वायर। तो यानी कि प्रेशर का हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, राइट। l टू द पावर यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो हमने प्रेशर का डायमेंशन तो निकाल लिया। अब इस फर्स्ट रिलेशन के हिसाब से प्रेशर का जो डायमेंशन है यानी कि m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, दिस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर बाई bx। ठीक है, तो यहां पर अगर हम b को इस साइड ले आए तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर विच इज कैपिटल T स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x, और डायमेंशन ऑफ x क्या होगा, x इज डिस्टेंस, तो डायमेंशन ऑफ x विल बी l, और यहाँ पे जो प्रेशर वाला था वो भी इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। तो फिर v का जो डायमेंशन निकल के आएगा, अब देखो ऊपर t स्क्वायर है, नीचे t टू द पावर -2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 हो जाएगा। अब नीचे l टू द पावर 1 l टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, l टू द पावर 0 हो जाएगा, और m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा b का डायमेंशन। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे a बाई b का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो फिर a बाई b का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइडेड बाई m टू द पावर -1 t टू द पावर 4। सो दिस विल बी इक्वल टू m t टू द पावर -2। तो यानी कि करे, और l क्या है, l तो है नहीं, इसका मतलब l टू द पावर 0 है ऑब्वियसली। तो करेक्ट ऑप्शन इज b। ठीक है, मुश्किल नहीं था, काफी सिंपल था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था KVPY 2016 में। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी 3.95 प्लस माइनस 0.5। अब जैसे ही प्लस माइनस है मतलब 3.95 तो है, उससे या तो 0.05 ज्यादा है या 0.05 कम है। सो बेसिकली दिस इज द एरर। तो ये लेंथ की मेजरमेंट है, सो दिस इज L एंड दिस इज डेल्टा L। उसी तरह ये विड्थ की बात कर रहे हैं हम, सो इफ दिस इज b दैट इज ब्रेड्थ देन दिस इज डेल्टा b। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर मैं सीधे सीधे सिर्फ ये जो वैल्यू है ना, जो हमारी सर्टेन वैल्यू है, सबसे पहले तो वो सर्टेन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एरिया का भी सर्टेन वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो भी इस फॉर्मेट में होगा, राइट, a प्लस माइनस डेल्टा a। क्योंकि जब लेंथ में एरर इन्वॉल्व है, ब्रेड्थ में एरर इन्वॉल्व है, तो एरिया में भी एरर इन्वॉल्व होगा। तो पहले a की वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये जो सर्टेन वाला पार्ट है उसकी वैल्यू निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, 3.95 इंटू 3.05। ठीक है, लेकिन हमने रूल पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो लेट अस सपोज अगर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो हम लास्ट के ये 2 डिजिट्स गायब करना चाहते हैं, तो ये जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए इसके पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12.05 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। ठीक है, अब बारी है डेल्टा ए की। अब डेल्टा ए हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो फिर डेल्टा ए बाई ए, अभी अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का रूल पढ़ा, राइट, तो रिलेटिव एरर जो है उसका सम हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है 0.05 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू है 3.95 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.05 और बी की वैल्यू है 3.05। ठीक है, तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.028। ठीक है, अब निकालते हैं डेल्टा ए, वो हो जाएगा 0.028 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 12.05, तो ये आ जाएगा 0.3374, और इसे भी अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5, सो ये हो जाएगा 0.34। तो इसीलिए एरिया जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा
ए यानी कि 12.05 प्लस माइनस 0.34 मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2015 में। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट यू मेड बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ई, बोर रेडियस ए नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c, देन u इज इक्वल टू, ठीक है। अब u किस तरीके से रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो लेट अस एज्यूम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से कि u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर a नॉट टू द पावर b, h टू द पावर c एंड c टू द पावर d। अब अगर a b c d की वैल्यू हम निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें इन सब के डायमेंशंस पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, राइट, क्योंकि u क्या है, u इज कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ये हम लिख सकते हैं, राइट, फॉर ऑल ऑफ दोज हु हैव लर्नड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है वो शायद अभी तक आपने ना पढ़ा हो, बट कैपेसिटेंस इज समथिंग विच यू विल स्टडी इन योर नेक्स्ट क्लास, यानी कि क्लास 12th में आप पढ़ोगे। तो अगर आप चाहो तो 12th का जो कैपेसिटेंस वाला वीडियो है वो आप देख सकते हो जस्ट टू गेट सम आइडिया, बट अदरवाइज यू कैन इवन स्किप फॉर नाउ। आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो वोल्टेज है यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर हम लिखना चाहें, या फिर वर्क डन। तो हमें क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, यानी कि चार्ज इंटू वोल्टेज। तो वोल्टेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, दैट इज बेसिकली एनर्जी, राइट। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज नथिंग बट करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसी तरीके से ना आपको इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली चार्ज की जगह हम लिख देंगे आई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स की जगह लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसको जो है डायमेंशन के टर्म्स में लिखते हैं। करंट को हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डी, डी इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अगेन लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा जो फॉर्मूला बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये होगा m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2। तो ये तो अभी तक सिर्फ u का डायमेंशनल फॉर्मूला बना, ठीक है। अभी बाकी भी बचे हुए हैं। e क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मतलब ये अभी तक मुझे क्या मिला, u का तो मुझे मिल गया, चलो एक तो मिला। अब अगला मुझे चाहिए किसका, E का। What is E? E is चार्ज। चार्ज अभी अभी मैंने बताया, चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इंटू टाइम, तो यानी कि A इंटू AT ऐसे लिख सकते हैं हम चार्ज को। चलो एक और मिल गया। उसके बाद है बोर्स रेडियस, यही लिखते हैं बोर्स रेडियस, है तो रेडियस ही, तो रेडियस है मतलब लेंथ है, सो दिस इज बेसिकली L, ठीक है। चलो तीसरा भी मिल गया। अब बचा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है कि E इज इक्वल टू h न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है तो h इज E बाई न्यू, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाय न्यू। व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, मीटर इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा L टू द पावर -1, तो H का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m L टू द पावर 2 T टू द पावर -1। तो चलो इस तरह से हमें H का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल गया। अब क्या बचा, स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ही है यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि L T टू द पावर -1।
तो ये भी मिल गया। तो हमने सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। बस अगर ये निकाल लिया तो उसके बाद कुछ खास बचा नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलो अब ये सारी वैल्यूज हम इनमें डाल देंगे, ठीक है। तो u की जगह हम लिखेंगे m to the power -1, l to the power -2, t to the power 4 a square is equal to, e की जगह हम लिखेंगे at to the power a, a नॉट की जगह हम लिखेंगे l to the power b, h की जगह हम लिखेंगे m l to the power 2 t to the power -1 to the power c, और c की जगह लिखेंगे l t to the power -1 to the power d, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम दोनों साइड इक्वेट करेंगे, मतलब जो m के जो पावर्स हैं उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेट करते हैं लेटर से तो क्या मिलेगा हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर से हम इक्वेट करते हैं a की पावर्स को, तो a to the power 2 है, इधर a to the power a है, तो यानी कि a इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू तो मिल गया हमें, ठीक है। अब हम इक्वेट करते हैं लेटर से m to the power -1, इधर m to the power c, तो यानी कि c इज इक्वल टू -1, तो c का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब चलो हम इक्वेट करते हैं लेट से l को, तो l का एक तरफ क्या है -2 और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे l to the power b, l to the power 2c और l to the power d, यानी कि b plus 2c plus d, ठीक है। अब इसमें से देखो कुछ कुछ वैल्यूज हमें पता है, कुछ कुछ नहीं भी पता है। अब इसी तरीके से t को भी इक्वेट कर लेते हैं, तो t का लेफ्ट हैंड साइड में है 4, राइट हैंड साइड पे है t to the power a प्लस t to the power -c प्लस t to the power -d। इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखते हैं a की वैल्यू 2 हमें पता है, c इज -1, तो ये हो जाएगा +1 -d, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू -1, तो d भी पता चल गया। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन से हम b निकाल सकते हैं और हम देखते हैं b कम्स आउट टू बी 1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, तो बस अब क्या करना है, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज डाल दो, a b c d इनकी वैल्यूज डाल दो, सो यू विल सी दैट द करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है। तो अब सबको आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो क्वांटिटी बाकी क्वांटिटी से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया था बिटसैट 2006 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहले ये समझो यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है। सो यंग्स मॉड्यूलस इज बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब आप पूछोगे कि ये होता क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं। ये भी आप पढ़ोगे जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ोगे, तो वहां पर पढ़ोगे, थोड़े कुछ दिनों के बाद ये लेसन भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये जान लो कि दिस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन जो होता है दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन नहीं होती है बिकॉज इट इज अ रेशियो। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो व्हाट इज स्ट्रेस, दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर भी होता है, करेक्ट। तो यानी कि इसका एक यूनिट प्रेशर का यूनिट भी हो सकता है, जैसे कि मेगा पास्कल, तो दिस इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये यूनिट बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है ये यूनिट। तो यानी कि दिस इज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वाला जो है यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट नहीं है, तो डी जो है दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि डी वाला यूनिट इसका हो सकता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन पर मीटर तो नहीं हो सकता है इसका यूनिट, इसका भले ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। अब इसी तरह अगर एसआई में ना बता के अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बट न्यूटन पर मीटर ये नहीं हो सकता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था नीट 2008 में, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं जिनके सेम डायमेंशन है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी कई बार हम एनर्जी का डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट एनर्जी क्या है, दैट इज बेसिकली वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा L। तो ये हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज L क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ठीक है। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो दिस इज डायमेंशनलेस, क्योंकि ये रेशियो होता है,
ठीक है, सो दिस इज डायमेंशनलेस। अगर बात करें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये भी डायमेंशनलेस होता है। अब हो सकता है कि इनमें से काफी सारे क्वांटिटीज आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, बट आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो कि होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जैसे कि मैंने बताया था डायमेंशनलेस होता है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन पर यूनिट एरिया, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। अब बचा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड वाला लेसन पढ़ोगे आगे जाकर, तो आप देखोगे कि एक रिलेशन आता है कि F इज इक्वल टू BQV, जहां पर B जो है इज मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रिलेशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है, वही मास इनटू एक्सेलरेशन। चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा m t टू द पावर -2 a टू द पावर -1, ठीक है। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो किनके डायमेंशन सेम है, एनर्जी डेंसिटी एंड यंग्स मॉड्यूलस, राइट, यानी कि 1 और 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पूछा गया था जेईई मेंस 2018 में। The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass. If the relative errors in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is. अब डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट L क्यूब, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, राइट। तो यानी कि डेंसिटी क्या है, इन दोनों टर्म्स का डिवीजन है, राइट। तो यहां पर वही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला रूल लगाओ। तो डेल्टा डी बाई टी, यानी कि इसमें जो रिलेटिव एरर है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ऑफ एल क्यूब डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बाई एम। तो डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, 1.5% में दिया हुआ है, यानी कि 1.5 इज डेल्टा एम आउट ऑफ 100, ठीक है। अच्छा, डेल्टा ऑफ एल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 डेल्टा एल लिख सकते हैं, राइट। और हमने अभी थोड़ी ही देर पहले देखा था कि अगर लेट्स से इफ z इज इक्वल टू x टू द पावर p, तो फिर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू p डेल्टा x बाई x, यानी कि डेल्टा z इज इक्वल टू p डेल्टा x बाई x इंटू z। तो यहाँ पर हियर z क्या है, z इज इक्वल टू l टू द पावर 3। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि डेल्टा z यानी कि डेल्टा l क्यूब विल बी इक्वल टू p की वैल्यू है 3 इंटू डेल्टा l बाई l इंटू z, और z की वैल्यू है l क्यूब, करेक्ट। तो डेल्टा l क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू डेल्टा l बाई l इंटू l क्यूब, और नीचे एनीवेज l क्यूब था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 बाई 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा l की वैल्यू क्या है 1%, सो 1 बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 3 बाई 100 दैट इज 4.5 बाई 100, यानी कि 4.5%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो ये एरर वाले रूल्स बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बिटसैट 2012 का क्वेश्चन है। अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन को देख करके हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डायमेंशन ऑफ F का जो डायमेंशन होगा AT का भी वही डायमेंशन होगा और BT स्क्वायर का भी वही डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ F, AT और BT स्क्वायर विल बी सेम, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ F होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ F
को जो है हम इक्वेट कर देते हैं AT से, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A इंटू टी तो टाइम है, तो उसका कैपिटल T होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू MLT टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई T। तो -2 -1 यानी कि -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MLT टू द पावर -3, ठीक है। तो अब ऑप्शन अगर देखो तो C या D में से ही कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कौन सा करेक्ट है वो पता चलेगा जब हम एक बार B का डायमेंशन निकाल लें। अब जो है हम फोर्स के डायमेंशन को इक्वेट करते हैं BT स्क्वायर से, यानी कि डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर, ठीक है। तो फिर B क्या हो जाएगा, फोर्स का जो डायमेंशन था दैट वाज MLT टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। तो B का डायमेंशन क्या हो गया, MLT टू द पावर -4, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। A person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is delta t is equal to 0.01 seconds and he measures the depth of the well to be L is equal to 20 meters. Take acceleration due to gravity G is equal to 10 meter per second square, velocity of sound as 300 meter per second, then the fractional error in the measurement delta L by L is closest to, ठीक है। क्वेश्चन देखो काफी ऐसा लग रहा है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मुझे क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, डेल्टा टी मतलब जो टाइम का जो मेजरमेंट किया गया है उसमें कुछ एरर है, और चूंकि उसमें एरर है तो डेल्टा एल में भी कुछ एरर है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, यहां पर एक वेल है इस तरह से। अब एक बंदे ने यहां पर एक पर्सन खड़ा है, उसने क्या किया, उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो अब जब इसने स्टोन को ड्रॉप किया तो हुआ क्या, ये स्टोन ऊपर से नीचे तक गया। अब इसका जो डेप्थ है दैट इज कैपिटल L। जब स्टोन नीचे पहुंचा उसके बाद इसका साउंड इसे सुनाई दिया, यानी कि साउंड कैसे ट्रैवल किया, साउंड ऑल द वे ऊपर तक ट्रैवल किया, करेक्ट। तो अब यहां पर जो टाइम पीरियड है, व्हाट इज दैट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पे डायरेक्टली जो है ना एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा कि वी नो दैट कैपिटल T इज इक्वल टू दिस, बट हाउ डू वी नो दैट, तो हम यहाँ पे निकालते हैं ना क्वेश्चन को समझ के। तो बेसिकली जब इस बंदे ने इस स्टोन को अंदर डाला तो हुआ क्या उस समय, अब देखो हमें मोशन के इक्वेशन से पता है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वो हमारी 0 है, तो S जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर ही जो है ये स्टोन नीचे तक पहुंच रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्टोन को ऊपर से नीचे पहुंचने में टाइम लगा अगर T, तो ये T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू S। S कितना डिस्टेंस है L, तो यानी कि 2L बाई G। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू √L बाई G, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कैच है, चूंकि ये आपका पहला लेसन है तो बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। तो बेसिकली ये हमारा काइनेमैटिक्स का सेकंड इक्वेशन है। अब काइनेमैटिक्स का सेकंड इक्वेशन अभी तक शायद बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो कि हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा रही हूं, बट अगर कोई डाउट रह जाता है तो जब अगला लेसन कवर हो जाएगा उसके बाद व्हेन यू कम बैक टू दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड इट रियली वेल, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो T निकाला, व्हाट इज दिस T, द टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। अब जो साउंड मुझे सुनाई दिया वो साउंड ने कितना लेट अस कॉल दिस T1, ठीक है, इसको हमने T1 कहा, ठीक है। अब जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो साउंड कितना ट्रैवल कर रहा है, मतलब उस साउंड को ट्रैवल करने में लेट अस से टाइम लग रहा है T2, तो वो कितना ट्रैवल कर रहा है, उसको L डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, और कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो, लेट अस से इट इज ट्रैवलिंग विथ सम स्पीड V, ठीक है। तो T2 हो जाएगा L बाई V। तो यानी कि जो टोटल टाइम है यहां पर, जो टोटल टाइम इन्वॉल्व है दैट इज T1 प्लस T2, यानी कि ये जो टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू √2L बाई G प्लस
L/V। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। और आप देखोगे, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे अधिकतर जगह ना डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये कहाँ से आया। अब देखो ये समझ में आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से हम आराम से अपना एरर निकाल सकते हैं, मतलब डेल्टा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। इतना तो हम कर ही लेंगे। तो यहां पर अब हम ये वाले रूल्स यूज करेंगे जो हमने सीखा था कि जब दो क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगे, जब हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो उनके रिलेटिव एरर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, राइट। ये सब कुछ हमने देख लिया है, इनफैक्ट उनको अप्लाई करके काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो ऑन सिमिलर लाइन्स इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना जो सॉल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट करते हैं कि t इज इक्वल टू √2l/g प्लस कैपिटल L/V, ठीक है। तो अब देखो t जो है ये इन दोनों का सम है, तो इसीलिए इनका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो भी सम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर √2/g जो है दैट इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ऑफ √l ये बचेगा, प्लस यहां पर भी 1/v तो कांस्टेंट है, तो ये बचेगा डेल्टा L, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे यहां पर ही हो जाएगा √2/g। अब डेल्टा ऑफ √l व्हाट इज दिस, सो दिस इज बेसिकली डेल्टा ऑफ l टू द पावर 1/2, ये हमें निकालना है। तो चलो इसको वापस से साइड में निकाल लेते हैं। हमने क्या देखा था, जब z इज इक्वल टू x टू द पावर p होता है तो डेल्टा z/z इज इक्वल टू p डेल्टा x/x होता है, यानी कि डेल्टा z जो है वो क्या होता है, p डेल्टा x/x इंटू z ये होता है। तो यहाँ पर z क्या है, l टू द पावर 1/2, ठीक है। p की वैल्यू क्या है 1/2, डेल्टा x यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू z की जगह लिख देंगे l टू द पावर 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई l टू द पावर 1/2, यहाँ पे l टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे अगर हम लिखें इसे तो ये हो जाएगा l टू द पावर 1/2। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं √2/g इंटू 1/2 डेल्टा L बाई √l प्लस 1/v डेल्टा L। तो इसे अगर हम देखें तो यहाँ √2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इधर आ जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 1/√2gl इंटू डेल्टा L प्लस 1/v इंटू डेल्टा L। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2gl प्लस 1/v इंटू डेल्टा L, दिस इज इक्वल टू डेल्टा t। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, t का जो एरर है दैट इज गिवन है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.01 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 10 डाल देंगे। l की वैल्यू दी हुई है 20, तो इसे 20 डाल देंगे, प्लस 1/v की वैल्यू दी हुई है 300 इंटू डेल्टा L। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, तो सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी लगभग 1%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो, इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस पिक किए थे, कुछ एडवांस्ड लेवल के भी थे, कुछ थोड़े इजी लेवल के भी थे, और आपने देखा होगा कि किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस से और एरर एनालिसिस से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को देखना काफी नहीं है, इसके बाद आपको करने हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। तो करते रहो आप प्रैक्टिस, और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।